बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसजे लीगल हब। आज हम सीआरपीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रायल इन सेशंस एंड हाई कोर्ट। यानी कि जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रायल केस चलता है उसका क्या प्रोसीजर है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 22A है सीआरपीसी का, वो हमें बताता है कि जो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलता है उसका क्या प्रोसीजर है। वो हमें ये बताता है कि उसकी सूरत में जो सीरियस किस्म के क्रिमिनल केसेस होते हैं वो ही जो जाते हैं सेशंस कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और उनका जो ट्रायल चलता है वो एक ख़ास प्रोसेस के तहत होता है जिसमें प्रोसिक्यूशन को जो है वो पूरा फेयर ट्रायल चलाने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा एक्यूज़ को भी मौका दिया जाता है कि वो अपना डिफेंस जो है वो पेश कर सके। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जितने भी जो है वो प्रोसेस है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है इसमें हम देखते हैं। अगर इसकी लीगल प्रोविजंस की बात की जाए तो 265A से लेकर 265N तक जो है वो ये सारा प्रोसीजर डिस्कस किया गया सीआरपीसी के अंदर। हु कंडक्ट ट्रायल इन सेशंस कोर्ट। तो दोस्तों, सेशंस कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, वो कौन कंडक्ट करता है? बेसिकली वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट। ये वो शख्स होता है कि जो रियासत का नुमाइंदा होता है। ठीक है, जिसमें आपने हर क्रिमिनल केस के अंदर चीज़ देखी होगी कि पहले आता है सरकार बनाम, आगे नाम आता है किसी भी एक्यूज का या मुजरिम का। तो जो सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, जो सरकार की तरफ से केस को देखता है, यानी कि हुकूमत की तरफ से, वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके अलावा जो इस प्रोसेस की लीगल अथॉरिटी है वो बेसिकली 65A सीआरपीसी में लिखी गई है। और इसके अलावा इस केस के अंदर जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर ये होता है कि एविडेंस पेश करना, विटनेसेस को बुलाना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो 265A के अंदर लिखा हुआ है। देन ट्रायल प्रोसीजर इन हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट, दोनों में सबसे पहले क्या होता है जी, केस फाइलिंग होती है। केस फाइलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करती है। यानी कि FIR रिपोर्ट पहले दर्ज हुई, उसके ऊपर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और उसके बाद पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट बनाती है। तो इस तरह केस का आगाज़ होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर, इसमें क्या होता है, ऑल एविडेंस इज़ शेयर्ड विद द एक्यूज्ड। जब वो पुलिस अपनी सारी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट बनाती है और पेश करती है जज साहब के पास, आगे से वो दी जाती है एक्यूज्ड को कि वो भी ये चीज़ें देखे कि क्या ये वाकया उसने किया या नहीं। देन क्या होता है जी, चार्ज फ्रेमिंग, जो कोर्ट है वो देखती है सारे मामलात। कोर्ट फॉर्मली इस्टेब्लिशेस चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि कोर्ट जो जनरली सारी चीज़ें देखती है, रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हैं उनके ऊपर एक चार्ज जो है वो फ्रेम कर देती है डिफरेंट टाइप्स के। देन क्या होता है जी, चौथे नंबर पे ट्रायल प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है, एविडेंस इज़ प्रेजेंटेड एंड विटनेसेस आर एग्जामिन्ड। यानी कि उसके बाद जब फ्रेम चार्ज हो गए तो उसके बाद ये होता है कि फिर आप जो है वो विटनेसेस पेश करते हैं, गवाहान को, दोनों पार्टीज़, एविडेंस जो है वो लाए जाते हैं, सबूत रखे जाते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स गिवन टू द एक्यूज्ड। अब जाहिर है जो आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको कोई चीज़ आपको बावर भी तो करानी है ना कि आप पे इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं। आप जस्ट उसको बातों से तो उसको मुलजिम को मुजरिम नहीं करार दे सकते ना। तो उसके लिए इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहली चीज़ उसको जो दी जाती है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो FIR रिपोर्ट हुई है वो उसकी कॉपी जो है वो एक्यूज़ को दी जाती है। ठीक है। देन पुलिस फाइनल रिपोर्ट, और ये वो रिपोर्ट ही जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसकी एक कॉपी दी जाती है एक्यूज को ताकि उसको भी देखे। उसके बाद विटनेसेस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, रिकॉर्डेड टेस्टिमोनीज अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ द CRPC। सेक्शन 161 एंड 164 CRPC का ये जो है वो बताता है कि जो एक्यूज्ड है उसके ख़िलाफ़ जो गवाही हैं, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको भी जो है वो जो शहादतों को एक्यूज़ के सामने पेश किया जाता है डॉक्यूमेंट्स की एक फॉर्म में। उसके बाद लास्ट में एक जो उसे दिया जाता है डॉक्यूमेंट, वो है इन्वेस्टिगेशन नोट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फाइंडिंग। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने भी जो चीज़ों जो है वो फाइंड की हैं, जो ढूंढी हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो भी जो है किसको दी जाती है, एक्यूज्ड को। देन इसके बाद ट्रायल आगे चलता है। व्हेन डज कोर्ट फ्रेम चार्जेस।
अब इसमें एक चीज़ ये है कि सारी चीज़ें दिखाने के बाद अब बारी ये है कि एक जो कोर्ट है उसको चार्ज फ्रेम करने हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये होगी कि चार्ज फ्रेमिंग ऑफिशियल रिटर्न एक्विजिशन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यानी कि जो डिफेंडेंट है, जो एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ रिटर्न के ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। देन प्राइमा फिशाई केस। अब याद रहे प्राइमा फिशाई केस, प्राइमा फिशाई का मतलब होता है, एक लैटिन टर्म है, प्राइमा फिशाई कहते हैं ज़ाहरी तौर पर, ठीक है, ज़ाहरी तौर पे जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना, उसको एक सफिशेंट एविडेंस जो है वो वक्ती तौर पर मानकर जो है वो चार्ज को फ्रेम किया जाता है। इसको मैं आपको मज़ीद आसान लफ्ज़ों से समझाता हूँ कि आपने देखा कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को जो है एक तेज़दार चाकू से जो है वो उस पर अटैक किया। अब ज़ाहरी तौर पे तो यही लग रहा है ना कि उसने अटैक किया, तो आप उसी को ही कहेंगे कि यही जो है वो मुजरिम है। तो ये होता है प्राइमा फिशाई केस। अब बात की बात वो है कि उसमें अपना डिफेंस कर रहा था या वाकई उसने मारा, वो बात की बात है, लेकिन प्राइमा फिशाई केस के ऊपर जो है वो यही होगा कि चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। देन जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट एग्जामिन्स केस मटेरियल थोरोली। उसके बाद कोर्ट जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से देखती है और फाइनली जो है वो चार्जेस को फ्रेम कर देती है। उसके बाद जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो फिर मामला आता है प्ली का। अब प्ली क्या होती है? बेसिकली ये होता है कि आपका जो एक्यूज्ड है उसको सारे मामला बताए जाते हैं, चार्जेस उसको जो फ्रेम हो गए हैं उसके ऊपर लगाए गए हैं उसको बताए जाते हैं। अब उसको मौका दिया जाता है आया कि वो उन चीज़ों को मानता है या रिजेक्ट करता है। अब ये एक अगला मरहला है। तो इसमें एक पॉइंट है चार्ज रीडिंग। जज फॉर्मली रीड्स एक्विजिशंस टू डिफेंडेंट्स। वही बात कि जो जज साहब ने ना सिर्फ उसको कॉपी दी बल्कि जो उस पर चार्ज पर लगाए गए उसको उसके सामने पढ़ कर भी सुनाया। देन प्ली रिस्पॉन्स, एक्यूज मस्ट आंसर गिल्टी और नॉट गिल्टी, यानी कि जो एक्यूज सुनने के बाद या डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आंसर तो देगा ना, आया कि वो मानेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। उसके बाद कोर्ट रिकॉर्ड, रिस्पॉन्स इज़ डॉक्यूमेंट इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग, और उसके बाद अगर वो चीज़ को मानता है या नहीं मानता तो इसको कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो है वो करते हैं ट्रायल केसेस में कि प्लीड के बाद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन में जो सबूत हैं प्रोसिक्यूशन के वो भी आ जाएंगे और इसके अलावा डिफेंस के एविडेंस भी आ जाएंगे, यानी कि दोनों पार्टियों के एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या आता है जी? फिजिकल एविडेंस कलेक्टेड बाय पुलिस, ठीक है, जो पुलिस ने इकट्ठे किए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में तो उधर चला जाएगा ना स्टेट का जो है नुमाइंदा जो स्टेट की तरफ से केस को देख रहा है, उसके एविडेंस में ये चीज़ आएगी कि जो रिपोर्ट पुलिस ने इकट्ठी की उसके अंदर जो एविडेंस इकट्ठे हुए वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनीज, यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो होती हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में ही बात चली जाएगी। देन विटनेसेस स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, उसके विटनेस होंगे अपने, ठीक है, जो किसी चीज़ की जो है वो शिनाख्त करेंगे, वो एविडेंस के तौर पे रख सकता है कोर्ट में। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटिंग टू द क्राइम, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस की एविडेंस क्या होंगे, यानी कि जो अक्यूज की तरफ से अगर कोई वकील है उसके एविडेंस क्या होंगे? एलिबी कन्फर्मेशंस एंड काउंटर्स एविडेंस, यानी कि वो क्या करेगा, उन चीज़ों को काउंटर करेगा जो कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तौर पे रखे, ठीक है। उसके बाद करेक्टर विटनेस एंड टेस्टिमोनियल्स, वो अपने जो है विटनेसेस पेश करेगा, अपनी गवाहियाँ देगा, अपने यानी कि मामला रखेगा एज इट इज़ जैसे प्रोसिक्यूशन ने रखे। एक्सपर्ट्स ओपिनियन चैलेंजिंग प्रोसिक्यूशन, यानी कि उस कुछ एक्सपर्ट्स होंगे उनके जो हैं ओपिनियंस को एज आ एविडेंस रखेगा, किसको चैलेंज करने के लिए? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को चैलेंज करने के लिए, यानी कि मुखालिफ पार्टी के। अल्टरनेटिव नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह उसने अपने डॉक्यूमेंट पेश किए अपने हक़ में, ये भी अपने केस के रेलिवेंट जो है वो अपना नैरेटिव पेश करेगा। तो बेसिकली प्ली के बाद आता है एविडेंस का जो स्टेप है, दोनों पार्टीज़ को मौका दिया जाता है। अच्छा, इस तमाम के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स की बारी आती है। जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी समरी रखता है, जो डिफेंस है वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की जो है वो रिबर्ट करता है, उनकी मुखालफत करता है। इन तमाम चीज़ों को कोर्ट की कंसिडरेशन में लिया जाता है, यानी कि कोर्ट इन सबको देखता है और फाइनली जो है वो एक आर्गूमेंट्स जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। उसके बाद बारी आती है जजमेंट की। जजमेंट में दो ही तरीके हो सकते हैं, यहाँ तो जो एक्यूज्ड है उसको
जो है नॉट गिल्टी जो है वो अनाउंस किया जाएगा, और यहाँ फ़ैसला जो है उसको गिल्टी करार दे दिया जाएगा। तो ये दो ही सूरतें हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आती है इसमें, पोस्ट जजमेंट राइट्स। ये बेसिकली बात हो रही है अपील की, यानी कि अगर पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी जो समझती है मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, इंसाफ के मुताबिक नहीं आया, तो वो बेसिकली जो है वो निचली कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में जा सकती है। मिसाल के तौर पे सेशन में अगर फ़ैसला आया तो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है सेशन के ख़िलाफ़, और अगर हाई कोर्ट में है तो वो दैन ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और इसमें एक आपने चीज़ याद रखनी है, एक टॉपिक आता है पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड कंसिडरेशन, कि दौरान समाअत केस के जो मौजूद एक्यूज़ड है, एक केस तो उस पर चल रहा है, इसी दौरान उसको ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो है एक पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का ओपन हो जाता है जी, कि ये वो शख्स है कि जिसने पास्ट में यानी कि माजी में ये जुर्म किया है और उसकी सज़ा इससे नहीं मिली। तो ऐसे केस को इसी दौरान केस के दौरान इस चीज़ को भी कंसीडर किया जा सकता है जिसकी प्रीवियर कन्विक्शन है। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि इसका करैक्टर भी देखा जाएगा, आया कि ये शख्स जो है वो किया तो इसने माजी में ही था, इसको सज़ा भी इसकी मिलेगी, लेकिन उसको दो कैटेगरी से डील किया जाएगा। क्या है कि ये जो रिहेबिलिएट हो गया, यानी कि इसमें दुरुस्तगी की या नॉर्मल होने की कंडीशन है, ये सुधर सकता है, और या अगर रिस्क हो, ठीक है, रिस्क इस चीज़ को हो कि ये दोबारा जो है वो जुर्म दोबारा कर सकता है। तो इन दो चीज़ों को देखते हुए फाइनली जो है वो सेंटेंस इम्पैक्ट कर दिया जाता है सेक्शन 265I के तहत, यानी कि इन चीज़ों को देखते हुए फाइनली कोर्ट अपना डिसीजन जो है वो क्लोज़ कर देगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने चैप्टर 22A CRPC का पढ़ा कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे चलते हैं। तो इनके अंदर हमने सारी डिटेल पढ़ी कि किस तरह पुलिस रिपोर्ट से जो है फाइनली जजमेंट तक का फ़ैसला आता है, चार्ज फ्रेम होना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।